हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज करेंगे अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये हमने जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित पिछली परीक्षाओं में 2020, 21, 22 और 23, 24 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी जो दोनों थ्योरी की क्लासेज जो हमने कराई थी, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली जो दोनों क्लास हैं, इन दोनों को आप कर लेना। इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं एक प्लेलिस्ट बना करके। ठीक है, तो अगर आपने क्लासेस कर ली है तो आज हम अच्छी तरीके से आपने क्लास को कवर कर लिया, तो इसके साथ में अब जो है इनको जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों चैप्टर से, उनको करेंगे हम। ठीक है, अगर आपने क्लास अच्छे से कर ली है तो ये क्वेश्चन आप जो है आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं करी है तो उन क्लास को कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दे रखा हमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 8वीं 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, मैंने जो इसमें एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कराए गए उन क्वेश्चन को इसमें लिया है। इसमें जो हमने दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो और सभी जो परीक्षाएं उसको हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, इसमें अभी हमने यूपीएसआई के क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है। यूपीएसआई को जो हमारे 2017, ठीक है, और 2021 की जो परीक्षा हुई है उनको हम साइड बाई साइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं किया, इसमें सिर्फ एसएससी के क्वेश्चन को शामिल किया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं कि निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित लोकसभा सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, कौन नहीं लेगा। तो जो इसमें भाग नहीं लेते हैं वो हमारे राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो हमारे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं इसमें, और जो हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं, और जो हमारे राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी जो निर्वाचित हैं वो भी भाग लेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं हमारे वो भी इसमें निर्वाचित वाले वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 20। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का अथवा के कौन से सदन भाग लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा पहले पूछ लिया था कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा हमसे कौन से सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ऑप्शन है इसमें हमारा पहला विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो विधानसभा के सदस्य जो है इसके अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। यानी कि जो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए यानी कि कितने जो उसके प्रस्तावक होने चाहिए, वो कितनी संख्या उनकी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, देखो दोस्तों, ये हमारा जो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2020 में। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 30, 50, 60 या 70। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है 50 तो इसमें प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और 50 ही इसमें अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और जो इनकी जमानत राशि होती है जो जमा करनी होती है इनको, तो 15,000 रुपये इनको राशि जमा करनी होती है। और अगर इनकी राशि ये जब्त हो जाती है तो आरबीआई के पास में इनकी राशि को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं, ये तो हमारा राष्ट्रपति के लिए 50-50 हो जाते हैं। जो उपराष्ट्रपति के लिए होती है वो उनको जो 20-20 की संख्या उपराष्ट्रपति के लिए होती है, यानी कि 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक जो है उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं। ठीक है, और जो दोनों की इनकी जो राशि होती है, जमानत राशि जो दोनों की समान होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये हमारे जो दोस्तों हम अपना अगर हमारी थ्योरी क्लासेस करी है तो उसमें आपको ये देखा होगा आपने कि हमने सभी आर्टिकल्स को उसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, यानी कि हमने कोई भी उसमें आर्टिकल छोड़ा नहीं है। वो इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि हम जो है वो क्लास जो करा रहे हैं हम थ्योरी वाइज, उसमें जो हम प्रीवियस ईयर को देख करके उस क्लास को कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर में हमसे डायरेक्ट जो हमारे आर्टिकल हैं उनकी लैंग्वेज दे करके आर्टिकल्स को पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है। जैसे कि अभी यहाँ आगे देखेंगे तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति की शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर इसमें राष्ट्रपति की शपथ आ जाती है, और उपराष्ट्रपति की शपथ जो आ जाती है हमारी आर्टिकल 69 के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, आप जो कथन वाले क्वेश्चन है इनको जो आप सही तरीके से पूछ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप हमारे कथन वाले हैं, ठीक है, अब जो ट्रेंड बन गया है एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का, वो कथन में क्वेश्चन को दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अधिकतर गलती होती है हम इसमें नहीं, और जो हमारा सत्य है असत्य को हम यहाँ पर जल्दबाजी में पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा यही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें हमारा है महाभियोग की प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के जो महाभियोग होगा, और जो महाभियोग होता है राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। और जो महाभियोग है इसमें जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में कराया था, इसको हमने जो यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला हमारा इसमें ऑप्शन भी दे रखा है कि महाभियोग के आरोप
उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 1/3 नहीं होता, ये हमारा जो होता है 2/3 बहुमत से ये पास किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है इसमें, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ये हमारा गलत है, नोटिस जो दिया जाता है हमारा वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा है कि महाभियोग प्रस्तावक उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित जो है किया जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये CHSL में पूछा गया 13 मार्च 2023, ये हमारा 13 नहीं होगा, ये 2023 को पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें आर्टिकल 60, आर्टिकल 62, आर्टिकल 59 और आर्टिकल जो है 61। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमारा ये आर्टिकल हमारा 61 में हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमने USA के संविधान से ली है, ठीक है। दोस्तों हम जो क्लास को इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि ये MCQ आपने थ्योरी इसकी पढ़ रखी है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि थ्योरी जो है दोस्तों हम बिल्कुल डीप तरीके से लेकर के चल रहे हैं और उसमें जो है हम आर्टिकल बाय आर्टिकल कर रहे हैं। और जो आपने वो क्लास नहीं देखी थ्योरी वाली तो प्लेलिस्ट में आप उन करके उन थ्योरी को कवर कर लेना, थ्योरी क्लासेस को, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों इसी में जो है हम इसलिए जो हमारे ये चैप्टर्स को हम थ्योरी वाले कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है हम इन रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, इससे हमारा जो पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, थ्योरी भी और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति को है उन राष्ट्रपति को जो है उसके पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा और वो उनके पद से जो है क्यों हटाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है कि पहला नैतिक पतन के हेतु और किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर या मानसिक अस्थिरता पर। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है वो सिर्फ एक ही बात पर लाया जाता है, एक ये संविधान का अतिक्रमण या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है। संविधान के अंदर जो भाषा लिखी गई है वो संविधान का अतिक्रमण करके लिखी हुई है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर इनको जो है महाभियोग लेकर के आया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे या जो महाभियोग लाया जाता है हमारा ये आर्टिकल 61 के तहत इन पर महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है, यानी कि जो भाग 5 में हमारा ये कौन सा आर्टिकल इसमें संबंधित है। तो ये दोस्तों जो हमारा दिल्ली पुलिस है ये हमारा जो GS है ये बिल्कुल डीप तरीके से उसमें पूछ लेता है, ठीक है। और हमने जो कराई है वो इन्हीं परीक्षाओं को देखते हुए बिल्कुल थ्योरी हम डीप तरीके से लेकर के चल रहे थे उसमें। तो हमारा इसमें आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 62, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 61। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल हमारा 62 से संबंधित हो जाएगा भाग 5 से। आर्टिकल जो हमारा 61 हो जाएगा इसमें मैंने बताया आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 32 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी संबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें आ जाएगा। और आर्टिकल 40 हमारा जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो है इसमें आर्टिकल हमसे जो आर्टिकल की भाषा में दे रखी है क्वेश्चन के रूप में और जो है हमसे उसकी जो है आर्टिकल हमसे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें आर्टिकल 80, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 71 और आर्टिकल 65। तो हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो इसमें जो है ये आर्टिकल 71 इसका आंसर हो जाएगा। ये न्यायपालिका की अधिकारिता के जो है अंतर्गत आता है कि न्यायपालिका की जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो चुनावों से विवाद होंगे इसमें जो है न्यायालय हस्तक्षेप अपना कर सकता है। लेकिन जो हमारे नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, नगर पालिका जो होती है उसमें जो है हमारा न्यायपालिका उनसे चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे उसमें जो है वो अपना जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो है कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा इसमें आ जाती है आर्टिकल 80 में हमारा राज्यसभा आ जाती है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या फिर संसक्त विषय में संबंधित है। तो दोस्तों आपने जो है ये देखा होगा आपने क्वेश्चन, यह वाला हमारा क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस 16 दिसंबर 2020 में पूछा गया था, ठीक है। और सेम है यही क्वेश्चन हमारा SSC GD 9 फरवरी 2023 में पूछा गया है। बस जो इस क्वेश्चन की जो है थोड़ी सी भाषा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हमारा आंसर जो है उसका सेम ही होगा, लेकिन तरीका उसने बदल दिया है, यानी कि भाषा उसको चेंज कर दी है, ठीक है। लेकिन हमने जो है आपको थ्योरी क्लास में बिल्कुल सब पूरे तरीके से कराया। तो हमारा आंसर जो होगा इसका आर्टिकल 71 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास अगला क्वेश्चन।
हमारा इसमें ये दे रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या फिर कम करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि किसके पास भारत में शक्ति प्राप्त है कि किसी भी अपराधी के जो उम्र कैद की सजा को कम कर सकता है या फिर फांसी की सजा को खत्म कर सकता है या कम कर सकता है। ये शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है प्राप्त होती है। ठीक है, उसके दंड को कम कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति जो है हमारी आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को देख लो। ये हमारा क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में 21 मार्च 2023 को हमारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और हमारा यही क्वेश्चन जो है हमारा 27 जुलाई को 2023 में पूछा गया था CHSL में। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हमारा एग्जामिनर ने भाषा चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है आंसर जो है हमारा वही रहेगा। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त की जाती है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच को संबंधित करता है, यानी उनके संबंधों को दर्शाता है। तो आर्टिकल हमारा इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 35, आर्टिकल 50 मतलब जो आर्टिकल 25, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 45। हमारा आंसर जो हो जाएगा ये आर्टिकल जो है हमारा 75 से संबंधित हो जाएगा। ये जो है हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को संबंधित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन दे रखे हैं हमें आर्टिकल 57, आर्टिकल 77, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 48। तो हमारा इसका आंसर जो है हो जाएगा आर्टिकल जो है 77 इससे संबंधित हो जाएगा। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी काम होंगे जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें दे रखा है कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है हमारी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति मतलब सर्वोच्च सेनापति जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें दे रखा है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, हम क्लास को इसलिए तेज कर रहे हैं आज जल्दी कि हमारे MCQ है और इसकी थ्योरी हमने पढ़ रखी है, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, जिससे कि कम समय में आप जो है पूरे प्रीवियस ईयर को 2-3 साल के जो हमारे प्रीवियस ईयर है उनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग का CEO या फिर प्रधानमंत्री। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है हमारा आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है। और दोस्तों जो हमारी आकस्मिकता निधि होती है आर्टिकल 267 के फर्स्ट में ये दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। इसमें दे रखा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भी नहीं है पद पर, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो है राष्ट्रपति के पद को जो है कौन संभालेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति संभालता था, लेकिन उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो उनके पद को जो है कौन संभालेगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, ये हमारा जो है महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी। ठीक है, अगला ऑप्शन सीधे रखा हमें लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनके पद को संभालेगा। ठीक है, और जो दोस्तों इसमें बता दूँ आपको, जो पहली बार संभाला गया था जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे M हिदायतुल्ला यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, वो पहले भारत के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। इसमें दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो हमारे यानी कि किसके द्वारा साइन होने के बाद में संसद के पारित होने और डैश इसमें यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें जो है हम देखेंगे यानी कि किसके साइन के बाद में कोई विधेयक जो है वो पारित कर देता है उसको, तो वह जो है अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति यदि जो है किसी भी विधेयक पर साइन कर देते हैं तो वो जो है अधिनियम के रूप में हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ को कार्यपालिका से संबंधित है, यानी जो कौन से अनुच्छेद है हमारे जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 112 से 118, आर्टिकल 38 से 50, आर्टिकल 52 से 78 और आर्टिकल 80 से 86। जो राज्य हमारे संघ की कार्यपालिका ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक इसमें संबंधित हो जाती है। आर्टिकल 52 में जो हमारा राष्ट्रपति के पद से ये संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे आज क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक
1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। दोस्तों मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 के अंदर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह ने जो है पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में, और इन्होंने जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को रोक दिया था अपनी वीटो पावर लगा करके। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है, ठीक है, ये संविधान जो हमारा अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसमें क्वेश्चन दिया है, ये इसका क्वेश्चन का जो है इसमें कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा लेकर के आया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें देखे हैं इसमें 121, 123, 122 और 124। तो आर्टिकल इसमें आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 123 के द्वारा जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नहीं, ये हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा, आर्टिकल 226 नहीं होगा इसका आंसर, मतलब 226 नहीं होगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें संसद में चर्चा पर निर्बंधन, कुछ दफाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रस्तावित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और संसद में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो हमसे पूछा गया भाग 5 में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ये भाग 5 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें दे रखा है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है। ये CHSL हमारा 13 मार्च 2023 को क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हो जाएगा हमारा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसमें द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है ये 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। दोस्तों हमने जो अभी तक हमारे जो इतने क्वेश्चन थे राष्ट्रपति संबंधी जितने क्वेश्चन प्रीवियस में SSC के द्वारा पूछे हैं उनको हमने सभी को कवर कर लिया। अब इसमें देखेंगे हम उपराष्ट्रपति के जितने क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में हमसे पूछे गए। ठीक है दोस्तों, क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना, इसमें आपको लेवल पता चल जाएगा कि प्रीवियस जो है किस ईयर मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। और हमने जो है इन्हीं को मतलब जो इन्हीं को देख करके हमने जो थ्योरी बिल्कुल डीपली हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 56। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो है पद की को बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 63 के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है, यानी कि कौन सी पात्रता जो है उसको योग्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें उनका राज्य के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अरित होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है हमें उनका जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन सी दे रखा है हमें उनकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि जो उनकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है हमें वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। तो हमारा इसका आंसर ये भी हमारा डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है हमें भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है, और जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं वो हमारे CJI के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है, जो हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो कौन होगा। तो इसमें जो है आपने पढ़ा होगा, हमने कराया था थ्योरी क्लास में। इसमें दे रखा है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारा स्वतः ही जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद में वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 75 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। तो हमने देखा था उसमें 2 महीने के अंदर जो है इसके निर्वाचन जो है करा लिया जाता है, लेकिन
एग्जाम के अंदर जो है वो 2 महीने नजर करके हमसे जो दिनों में आंसर दे देता है, यानी कि 60 दिन में उसका चुनाव को करा लिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है कि 64 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 68। तो हमसे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित पूछा है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 66 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जो है जमा करनी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 20,000, 15,000, 25,000 या फिर 30,000। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये राशि जो है उसको जमानत राशि जमा करनी होती है। और इसमें बताऊँ दोस्तों मैं आपको, उपराष्ट्रपति को जो प्रस्तावक होते हैं 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 ही अनुमोदक जो है उपराष्ट्रपति के होते हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है ये इनकी समान होती है 15,000। लेकिन प्रस्तावक जो होंगे राष्ट्रपति के वो 50-50 होंगे और उपराष्ट्रपति के जो होंगे वो 20-20 होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है जब मैंने आपको जो है उपराष्ट्रपति वाली क्लास कराई थी तो उसमें जो है सबसे लास्ट वाली स्लाइड में मैंने जो है अब तक वर्तमान मतलब जो है 1952 से लेकर के और अब तक जो वर्तमान में हमारे हैं इनमें जो सभी मैंने उपराष्ट्रपति को कराया था, उसमें सभी का कार्यकाल बताया था, किसका कार्यकाल कितना था और कब से कब तक वो अपने पद पर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गोपाल स्वरूप पाठक। तो हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो हुआ था वह 5 सितंबर 1888 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हें जो है 1997 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से। दोस्तों वो जो मैंने उपराष्ट्रपति कराए थे सभी वो इन्हीं क्लास को देख करके, इन्हीं क्वेश्चंस को देख करके मैंने सभी उपराष्ट्रपति उसमें कराए थे। वो इसलिए कराए थे क्योंकि हमसे जो है पहले तो हमें सबको पता होता है लेकिन तीसरे चौथे जो है हम अधिकतर याद नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपने वो नोट करे होंगे तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे हमसे पूछें तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी जो थे ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। ठीक है, तो इसमें हमसे दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो कभी नहीं बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है हमें इसमें गुलजारी लाल नंदा, बी.डी. जत्ती, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो गुलजारी लाल नंदा थे ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जो थे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, एक तो हमारे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो है इसमें भाषा देकर जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे इसमें जो हमसे जो है आर्टिकल की लैंग्वेज हमसे पूछ दे करके और हमसे जो डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है। ठीक है, इसीलिए हम जो दोस्तों सभी आर्टिकल्स को अपनी थ्योरी क्लास में कवर करते हुए चल रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आर्टिकल 60, आर्टिकल 37, आर्टिकल जो है 74 और आर्टिकल 52। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 74 के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ देखना, अगर हमारा प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का जो है इस्तीफा माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसमें दे रखा है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश डैश की सलाह पर की जाती है। ठीक है, हमसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया 13 दिसंबर 2020 को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये महान्यायवादी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये हमारा महान्यायवादी होगा। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जो राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी। ये सीजीएल 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसमें दिया गया है कि 1979 में कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 1978 में जो है 1979 से पहले जो है हमारे ये मोरारजी देसाई थे। तो इनके बाद हमारे चौधरी चरण सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें दे रखा है हमें लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होता है लोक सदन का नेता होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारे 37 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित एसएससी के द्वारा इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने सभी को कवर कर लिया है। और जो हम यूपीएसआई के सेट करेंगे, जो हमारे पॉलिटी में यूपीएसआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दोस्तों हम जो है हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जो है यूपीएसआई के 2017 और 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के, उनको सेट बाय सेट करते हुए चलेंगे। अगर आपने हमारी दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं थ्योरी वाली, तो इन क्लास को देखने के बाद आप जो है इस क्लास को लगाना, आपने इसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा कंटेंट है किस लेवल का हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।